दोस्तों यूसीसी जो है वो अब उत्तराखंड में फाइनली इसे लागू कर दिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में ये जो यूसीसी आया है इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ में यूसीसी क्या होता है, हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, भारत में इसे कहाँ-कहाँ पर अप्लाई किया गया है। यहाँ पर हर एक चीज पर, हर एक विषय पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षा टाउन। और सबसे बड़ी जो अपडेट है उत्तराखंड के लिए वो है यूसीसी। आज समझते हैं उत्तराखंड ने इसको लागू करने के बाद में अब उत्तराखंड में क्या-क्या परिवर्तन होंगे और यूसीसी क्या होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है वहां पर एक पॉइंट मेंशन्ड है जो कि आपको नोट करना है। समान नागरिक संहिता मतलब समानता द्वारा समरसता यहां पर लाने की कोशिश की जा रही है, मतलब पूरी तरह से इक्वालिटी देखने को मिलेगी। अब यहां पर ये इक्वालिटी किस किस टर्म में है, कौन कौन से पैरामीटर्स को यहां पर लागू किया जाएगा। भारत में इससे पहले यूसीसी गोवा में लागू हुआ था, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है। अब यूसीसी जो ये उत्तराखंड में आ रहा है, गोवा एक छोटा राज्य है, वहां पर जो संख्या है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन उत्तराखंड उसी का एक बड़ा प्रारूप है। यहां पर ये किस तरह से अफेक्ट करने वाला है, सारी चीजों पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताएं, जो ये हमारा यूसीसी है ना, यूसीसी का जो सिंपली मीनिंग है, जो अर्थ है उसका, वो है समान नागरिक संहिता। आप इससे ही पूरा यूसीसी के अंदर का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ये जो समान नागरिक संहिता है, मतलब सबके लिए हमारे जो रूल्स हैं वो एक जैसे हैं, है ना। एक जैसे रूलिंग के आधार पर हम लोगों को कार्य करना है। यहां पर एक जैसा ही सब कुछ रहने वाला है। समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो कि सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, है ना। अब यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है ना। अभी हम लोग देखते थे कि भाई हिंदुओं के लिए कुछ अलग कानून है, मुसलमानों के लिए कुछ अलग कानून है ना। तो यहां पर हर प्रकार का जो धार्मिक आधार पर विभेद होता था उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो यहां पर धर्म है, जाति है, लिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य बेसिकली पर्सनल लॉ, है ना। पर्सनल लॉ जैसे आपको भी पता है भाई, मुसलमानों में जो विवाह का प्रोसेस है उनके जो कानून है वो अलग होते हैं। हिंदू धर्म में अगर देखें तो विवाह का प्रोसेस अलग होता है। मुस्लिम धर्म में जो है वो बहुत सारे जो विवाह हैं उनको भी परमिशन दी जाती है, उनके धर्म में ऐसा है ना। हिंदुओं के धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर एकल विवाह की एक तरीका होता है ना। तो वो सारी चीजें यहां पर उन पर एक समानता आ जाए पूरे राज्य में, उसके लिए इसे लागू किया जाता है। तो यहां पर बेसिकली विवाह संबंध हो गया, तलाक हो गया, संपत्ति हो गया, है ना, उत्तराधिकार हो गया, गोद लेने वाली प्रवृत्ति हो गई, ये सारी चीजें इनको अब पूरी तरह से समान बनाने की, इक्वल, है ना, हर प्रकार से यहां पर समानता लाने की कोशिश इसके माध्यम से की जा रही है ना। इसके अलावा देखिए, ये जो यूसीसी है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो पता है क्या है। वो इसका प्रमुख उद्देश्य होता है धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव होते हैं ना, अगर आप देखें तो हर प्रकार से यहां पर कहीं ना कहीं धर्म बीच में आ जाता है। आपको भी पता है भाई, भारत में धार्मिक विविधता बहुत ज्यादा है ना। जब धार्मिक विविधता है तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी में, है ना। तो वो जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना है। अब नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करना है। अब चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, चाहे वो विवाह से संबंधित कोई मुद्दा हो, है ना, या फिर वो किसी प्रकार का जो धार्मिक आधार पर कोई कानून बना है उससे संबंधित कोई भी मुद्दा हो, वहां पर एक समानता की यहां पर पहचान इसके माध्यम से मिलेगी। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। समान यहां पर पूरी तरह से समानता, धर्मनिरपेक्षता, जो कि भारत की प्रस्तावना में भी है लेकिन उसको पूरी तरह से लागू हम लोग नहीं कर पा रहे थे, उसके पीछे का रीजन इसी तरह के कुछ अपने अपने पर्सनल लॉज थे, है ना, पर्सनल रिलीजियस लॉज थे। तो धार्मिक धर्मनिरपेक्षता है और राष्ट्रीय एकता को यह मजबूत करने का काम करेगा। यह धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलर एक भावना है ना, उसको ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। उसके अलावा राष्ट्रीय एकता को भी, मतलब आप समझे ना, जो धार्मिक आधार पर लोग घुल मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में अपने अपने नियम हैं, अपने अपने नियम होने की वजह से वहां पर एक डिफरेंस देखने को मिलता है। और वो जो डिफरेंस देखने को मिलता है उसको कम कैसे किया जाए, तो उन अगर नियमों को हम लोग खत्म कर पा रहे हैं तो वो डिफरेंसेस भी हो सकता है आगे चल करके खत्म हो जाए, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब यहां पर जो ये भारत में जो यूसीसी अभी तक लागू था वो गोवा में था। गोवा में, कहां पर, गोवा में लागू था।
यहाँ पर पुर्तगाली शासक हुआ करते थे, है ना। उसके दौरान बनाए गए कानून पर ये सारी चीजें चल रही थी और भारतीय संविधान ने जब इसको पूरी तरह से अपने अंडर में लिया तो यहाँ पर यूसीसी को लागू कर दिया था और ये सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होने वाली एक व्यवस्था देखी जाती है ना। तो इस आधार पर यहाँ पर भारत में भी ये लागू हुआ था। अब आती है बात उत्तराखंड की, ठीक है। अब आती है बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अगर आप देखें तो भाई उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया गया है। अभी फाइनली बहुत दिन से चर्चा हो रही थी, लेकिन ये अधिनियम 27 जनवरी की डेट है, याद रखिएगा, है ना। 27 जनवरी 2025 ये वो डेट है जब इसको पूरी तरह से क्या किया गया, ऐसे दिनांक के रूप में इसे नियत किया गया है। उक्त संहिता प्रवृत्त इसमें होगी, है ना। यहां पर एक समान नागरिक संहिता के आधार पर यह अधिसूचना जारी की गई है 27 तारीख से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये कब लागू हुआ, तो 27 तारीख से लागू हुआ। क्या क्या इसमें होने वाला है उस पर बात करते हैं। देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए समान आचार संहिता, ये सरकारी वेबसाइट पर जो डेटा है वहीं से हम लोग बात करेंगे इस पर, है ना। तो यहां पर समान नागरिक, इसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, इसमें जो विशेषताएं हैं वो क्या है। सबसे पहली है समानता, है ना। नागरिकों के लिए यहां पर समान, नागरिकों के लिए यहां पर समान अधिकार है ना, सुनिश्चित करना है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, किसी भी धर्म या जाति के हों, लेकिन समान अधिकार उन्हें होने चाहिए, है ना। जिस भी प्रकार के हैं वो सबको समान हो। सरलता देखने को मिले, व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता को पूरी तरह से सरल बनाया जाए और एकीकृत कानूनी ढांचा बने, एक जैसा। ऐसा नहीं हो कि भाई धार्मिक आधार पर हमारे कानून भी अलग अलग है, उनको एक जैसा कानून बनाने की बात यहां पर की गई। आधुनिकीकरण की बात है, यहां पर जो मॉडर्नाइजेशन है, चुनौतियों का जो समकालीन चुनौतियां हैं उनको जो सामना करना पड़ता है, वो आधुनिक एक मॉडर्नाइजेशन जो हमारे समाज में नहीं आ पा रहा है, उसको भी यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। सशक्तिकरण, महिलाओं को विवाह और तलाक से संबंधित आपको भी पता है कितनी सारी परेशानियां होती हैं, बहुविवाह और ये सारी जो प्रथाएं चलती हैं, अलग अलग धर्मों की अलग अलग प्रथाएं होती, इससे कितनी ज्यादा समस्या होती है ना। तो वो सारी समस्याओं से एक सशक्तिकरण भी यहां पर अपेक्षित किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ये उत्तराखंड का अधिनियम आया है, इसमें उत्तराधिकार का एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना। तो देखिए उत्तराधिकार के मामले में पुरुष और महिला, है ना, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों को बराबर का अधिकार देने की बात की जा रही है। यहां पर दोनों को बराबर का अधिकार देने की बात की जा रही है ना। मतलब वो प्रॉपर्टी में अधिकार हो सकता है, संपत्ति में अधिकार, हर प्रकार के जितने भी पारिवारिक आधार पर जो अधिकार होते हैं वो पुरुषों और महिलाओं को बराबर दिया जाएगा। पहली चीज मतलब भेदभाव तो खत्म करना है। अब भेदभाव पुरुष और महिलाओं के बीच में भी है, उसको भी खत्म कर देंगे, है ना। इसके बाद में ऑनलाइन इच्छा पत्र अपलोड, संशोधन और पुनः सत्यापन की सब सुविधा होगी। पैतृक संपत्ति पर भी महिलाओं का अधिकार होगा। हालांकि इस पर तो न्यायालय ने पहले भी निर्णय दिया है कि पैतृक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार होगा और उस पर लगातार चर्चा भी, बहस भी होती रहती है ना। तो महिलाओं का अधिकार अब पैतृक संपत्ति पर भी होगा, यह भी इसमें पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। इसके बाद में आता है विवाह, है ना। बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे थे वो विवाह वाले अपडेशन पर था, इसमें क्या क्या आएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले पुरुष की जो न्यूनतम आयु है वो 21 साल है ना। अगर आप इस 21 साल से ज्यादा, 21 साल या उससे बड़े हैं तब आप विवाह कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए 18 साल इसमें बताया गया है। दोनों पक्षों में मानसिक रूप से स्वस्थ और विवाह अनुमति देने में सक्षम ये होना चाहिए। मतलब ये लोग कैसे हैं, ऐसा ना हो कि भाई कोई ऐसा हो जो कि मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं है और वो विवाह में अपनी सहमति देने के सक्षम ही नहीं है। अगर सक्षमता नहीं है तो उनका विवाह नहीं होगा, है ना। तो यहां पर एक सहमति होनी चाहिए। दोनों में किसी न किसी के पास में जीवन साथी ना हो, है ना। दोनों में से किसी के भी पास में कोई अगर जीवन साथी है तब आप विवाह नहीं कर सकते। मतलब वही मल्टी वाला कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। मल्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म। निषिद्ध संबंध के दायरे में ना आते हो, अमान्य होगा वो पूरी तरह से। अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट में अगर आप आ रहे हैं तो वो भी गलत है, ठीक है, वो भी यहां पर गलत है। बहुविवाह हो गया, बहुपतित्व हो गया, हलाला हो गया, इद्दत हो गया, 3 तलाक जैसी परंपराओं को पूरी तरह से अमान्य इसके माध्यम से किया जाएगा, पूरी तरह से अमान्य। मतलब यहां पर जो मुस्लिम लॉज में देखने को मिलता है, बहुत सारे हिंदू चीजें, कुरीतियां जो देखने को मिलती है, उनको पूरी तरह से खत्म और सबको बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। सबको क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद में जो आता है, इसके बाद में जो चीज है कि भाई इसका जो एक तरह से महत्व है वो क्या होगा। भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 44 में, ठीक है। 44 आप कैसे याद रखेंगे, तो 44 में क्या है, 44 में हमारे पास में 2 4 हैं, है ना, 2 4 हैं और दोनों में कोई भी, दोनों इक्वल हैं, है ना। तो समान नागरिक संहिता, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यूसीसी जो है एक नीति निदेशक तत्व के रूप में उल्लेखित है। यह कहता है कि राज्य तथा एक ये प्रयास होना चाहिए कि पूरे भारत में जो नागरिक हैं उनके लिए समान आचार संहिता हो। ये हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व
जीपीएसपी में पहले से वर्णित है और उसको हम लोग अप्लाई अभी तक नहीं कर पाए थे। 75-76 साल संविधान अप्लाई हो चुका है, हमारा संविधान लागू हुए 76 साल हो चुके, 76वीं वर्षगांठ अभी हम लोगों ने मनाई, लेकिन अभी भी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लागू नहीं कर पाए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को यहां आपको याद रखना है, ये लाया गया है और ये बहुत ज्यादा एक तरह से निर्णायक, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि भाई जो धर्म है ना, वो भारत में आपको भी पता है धार्मिक विविधता बहुत ज्यादा है। भारत में धार्मिक आधार पर जो विविधता है वो बहुत ज्यादा है और इस विविधता को बनाए रखना बहुत ज्यादा कठिन काम होता है। और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का अगर कोई भेदभाव होता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई अगर मान लीजिए कोई चेंज लाने की कोशिश की जाती है तो वो थोड़ा सा शुरुआत में कष्टदायी होता है, लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्यों के लिए ये बहुत ज्यादा एक आवश्यक चीज है जो कि कुरीतियों को खत्म करने का काम करेगी, जो कि धार्मिक आधार पर आपको समान बनाएगी, जिससे आपसी एक जो होता है ना, आपसी जो एक लगाव है वो बढ़ेगा, आपसी जो एकता है वो बढ़ेगी, है ना। तो एकता अगर बढ़ रही है, लगाव अगर आपका बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा एक एक्ट, एक अधिनियम साबित हो सकता है। आपके क्या विचार हैं यूसीसी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके साथ में आपको 8 बजे जुड़ना होगा हमारी लाइव क्लास मॉडर्न हिस्ट्री, जहां पर हम लोग गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही और अपने कमेंट इस एक्ट के लिए जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।